जय हिंद। आज की बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे फूड एवं न्यूट्रिशन के बारे में, आहार एवं पोषण के बारे में। हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ चुके थे कि कार्बोहाइड्रेट में किस प्रकार से वो हमारे शरीर को संतुलित आहार का कार्य करता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वसा, जिसे फैट या लिपिड कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो चिकनी सामग्री होती है उसमें वसा या फिर लिपिड पाई जाती है, जो कि शरीर को मोटापा बढ़ाने के लिए कारगर होती है। जैसे कि ये हमारा उदर होता है, तो ये उदर कभी कभी बाहर आ जाता है, तो इसमें भी इस एक प्रकार की वसा होती है। तो वो वसा के कारण ही ऐसा होता है। अब वसा के कारण ही हमारा चेहरा भी खिलखिलाते हुए नजर आता है, क्योंकि इसके अंदर भी वसा है, यानी कि वसा हमारे शरीर के लिए बहुत ही कारगर है। तो आज हम पढ़ेंगे वसा के बारे में। मैंने आपको समझाया था कार्बोहाइड्रेट में कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। इसी प्रकार जो वसा होती है वो ही कार्बोहाइड्रेट का एक अलग रूप होती है। किस प्रकार से कि जो वसा होती है उस वसा में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही अणु पाए जाते हैं। मैंने आपको ये भी समझाया था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कैसे ऊर्जा प्रदान करता है? तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। जबकि जो वसा होती है वो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान नहीं करती है। तो आइए समझते हैं कि जो वसा होती है, लिपिड होती है, उसके कौन कौन से फंक्शन हैं और कौन कौन से स्रोत खाने से वसा की मात्रा बढ़ती है और कौन कौन से रोग होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा वसा, जिसे इंग्लिश में लिपिड या फिर फैट भी कहते हैं। जो शरीर में फैट यानी कि मोटापे का कारण होती है वो वसा ही होती है। जब हम कार्बोहाइड्रेट को अधिक मात्रा में खाते हैं और जब कठिन परिश्रम न करते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट संचित रूप से वसा में परिवर्तित हो जाता है, जो कि मोटापे का कारण होता है। यहाँ पर देखें तो वसा में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। इसी प्रकार जो कार्बोहाइड्रेट था वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ था। वसा सामान्यतः चिकनाई युक्त होती है। सामान्यतः आपने देखा होगा घी, तेल, तो उसमें वसा पाई जाती है। जो कि चिकनी सामग्री होती है उसमें अक्सर क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जो वसा होती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, यानी कि डीऑक्सी होती है। जबकि वहां पर हमने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट था उसमें क्या था? C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का एक अणु था, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 था। जबकि वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। अब देखिए यहां से इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है कि जैसे कि वसा में आपके पास ऑक्सीजन की मात्रा कम है, लेकिन ये आपके शरीर को कितनी ऊर्जा देता है वो देख लेते हैं। ये हमारे शरीर को 9.1 किलो केल्विन ग्राम प्रति ऊर्जा देता है। अब यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जब हम बीमार वगैरह होते हैं तो डॉक्टर हमें जो ग्लूकोज का बाटला होता है वो चढ़ाता है, क्यों नहीं वसा को चढ़ा देता? क्यों नहीं वो घी या तेल के बाटले को चढ़ा देता? तो इसका कारण सुनिए। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि वसा होती है वो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान नहीं करती है। ये मेन इफेक्ट होता है। अब ये भी कारण सुन लीजिए कि ये हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान क्यों नहीं करता है। इसका कारण ये है कि जो वसा होती है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। लेकिन शरीर की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के लिए ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होनी चाहिए, तभी तो वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाके हमें एनर्जी प्रदान करता है। इसलिए जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो ग्लूकोज की कमी होती है तो हमें ग्लूकोज का बाटला चढ़ाया जाता है, ना कि वसा के रूप में तेल या घी का बाटला चलाया जाता है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि वसा और कार्बोहाइड्रेट में क्या अंतर है। जबकि इनमें जो अणु होते हैं वो सेम ही होते हैं, बट यहाँ पर क्या है? वसा में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़े तो जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है वो 9.1 किलो केल्विन प्रति ग्राम करता है। जबकि आपने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट कितनी करता है? 4 किलो केल्विन प्रति ग्राम करता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट से भी अधिक जो एनर्जी प्रदान करता है वो वसा प्राप्त करता है। जबकि इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए यह तुरंत हमारे शरीर में एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। आगे बढ़े तो वसा जल में घुलनशील होती है, जबकि वसा और जल का आपस में मिक्सचर इमल्सन कहलाता है। आपने इमल्सन की अभिक्रिया पढ़ी होगी 9th-10th में, तो वही इमल्सन है। जब वसा और जल को आपस में मिलाया जाता है तो इमल्सन की अभिक्रिया होती है। इमल्सन क्या होता है वो समझते हैं। आप पानी लीजिए, उस पानी के अंदर थोड़ा सा तेल डालिए, फिर उसको बहुत देर तक हिलाइए। क्या वो
पानी क्या तेल में घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। क्यों? क्या होगा कि जो तेल होगा, जो चिकनी सामग्री होगी, वो पानी की सतह के ऊपर तैरने लगेगी। तो इसी को ही क्या कहते हैं? इमल्सन कहते हैं। यानी कि तेल का, यानी कि चिकनी सामग्री का जल में पूर्णतः मिलान नहीं होता है। इसे विस्मांगी मिश्रण भी कहा जाता है। अब यहाँ पर बात करें तो कार्बनिक पदार्थ जैसे ईथर है, बेंजीन है, में घुलनशील होते हैं। ये जो वसा होती है वो कार्बनिक पदार्थ जैसे कि ईथर, बेंजीन में घुलनशील होते हैं, जबकि वसा और जल का मिश्रण क्या होता है? इमल्सन का निर्माण करता है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि किस प्रकार मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कार्बोहाइड्रेट और वसा को डिफरेंस के साथ में मैं आपको समझा रहा हूं। आपको यहाँ पर एक एक बात को ध्यान रखकर समझना है कि मैं किस प्रकार से आपको समझा रहा हूं, और आपको टॉपिक वाइज इसी प्रकार से लिखना है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल आप समझिए। यहाँ पर देखा जाए तो कार्बनिक पदार्थ जैसे ईथर और बेंजीन में ये क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल तो बताने को क्या रहा गया, आपको पता ही चल गया कि जितनी भी चिकनी सामग्री है उसमें सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है। जैसे कि तेल है, घी है, तो ये इसके क्या है? सारे स्रोत है। कहाँ से आपको इसको प्राप्त कर सकते हैं? यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि जो कैरोटीन होता है वो गाजर में पाया जाता है। कैरोटीन एक प्रकार का वसा ही होती है, जो किसमें पाया जाता है? गाजर में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया कि गाजर में किस प्रकार का वसा पाई जाती है, तो कैरोटीन। जबकि टमाटर में लाइकोपिन, जबकि जो नेचुरल रबर होता है उसमें भी एक प्रकार की वसा पाई जाती है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार वसा और वसीय अम्ल मिलकर एक ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल आपस में एक वसा का निर्माण करते हैं। आगे हम इसके और अधिक टाइप पढ़ेंगे, जैसे कि संतृप्त वसीय अम्ल, असंतृप्त वसीय अम्ल, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आई होप आपको वसा के बारे में और कार्बोहाइड्रेट के बीच में अंतर यानी कि डिफरेंस के बारे में समझ चुके होंगे। वसा के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं कि जो वसा होती है वो किसका मिक्सचर होती है और किस प्रकार हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करती है। पहली इंपॉर्टेंट बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो वसा होती है उस वसा में एक प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है, जिसमें वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल आपस में मिलकर एक सिंपल लिपिड्स का निर्माण करते हैं। अब ये सिंपल लिपिड्स का निर्माण करेंगे तो जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है जिसे एस्टर बॉन्ड कहते हैं। जबकि मैंने आपको यह भी बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें किस प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है, उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि मैंने आपको उस वीडियो में समझा दिया था। अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात करें यदि वसा, जिसे लिपिड या फैट कहते हैं, इसमें ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल आपस में मिलकर -3H2O यानी कि 3 अणु जल के बाहर रिलीज करके सिंपल लिपिड्स का निर्माण करते हैं। जबकि जो सिंपल लिपिड्स होती है उसके मध्य C डबल बॉन्ड O और O जो कि एक एस्टर बॉन्ड पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि जो वसा होती है उसमें ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल होते हैं, उसके मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो एस्टर बॉन्ड पाया जाता है। तो आई होप आप इस रिएक्शन को समझ चुके होंगे। जैसे कि यहाँ पर आपके पास ग्लिसरॉल है, तो ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है? CH2OH CHOH CH2OH। तो ये ग्लिसरॉल का अणु लिया, इस ग्लिसरॉल के अणु में से वसीय अम्ल यहाँ पर R क्या है? एक प्रकार का एल्किल समूह है। एल्किल समूह में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन कुछ भी हो सकता है। तो वसीय अम्ल लिया, तो वसीय अम्ल में से क्या हुआ? यहाँ से आपके पास H2O निकल गया, यहाँ से आपके पास H2O निकल गया, और यहाँ से आपके पास H2O निकल गया। यानी कि 1 2 और 3, यानी कि 3 अणु किसके निकल गए आपके पास? H2O के। तो 3 अणु यदि H2O के निकल गए तो आगे जब इसकी अभिक्रिया हुई तो ये जो बॉन्ड है यहाँ से ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा और एल्किल समूह जुड़ जाएगा। इसी प्रकार ये आपस में जुड़ते जाएंगे और यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड O दिखाई दे रहा है, इसे ही हम एस्टर बॉन्ड कहते हैं, और आपको एक सिंपल लिपिड्स का निर्माण हो जाता है। तो आई होप आप वसा के बारे में समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे वसा के टाइप्स के बारे में। अब वसाएं भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि एक होती है संतृप्त वसा और एक होती है असंतृप्त वसा। यहाँ पर हम दोनों प्रकार की वसाओं के बारे में अध्ययन भी करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी अभिक्रिया वसा के द्वारा होती है, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें तो एक होती है असंतृप्त वसा, एक होती है संतृप्त वसा। आपको सिंपल सा याद रखना है कि असंतृप्त वसा किसे कहते हैं? जब कार्बन और कार्बन के मध्य यदि डबल बॉन्ड पाया जाए, यदि कार्बन और कार्बन श्रृंखला के मध्य
डबल बॉन्ड पाया जाए तो वह एक प्रकार की असंतृप्त वसा होती है। एग्जाम्पल के तौर पर वनस्पति तेल, जिसे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डालडा घी होता है वो भी एक प्रकार की क्या है, असंतृप्त वसा है, जो कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया से होती है। वो आगे हम बताएंगे किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। सिंपल से याद रखना है कि असंतृप्त वसा जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित रहता है। एग्जाम्पल के लिए वनस्पति तेल, जबकि बात करें संतृप्त वसा की तो जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है वो कहलाती है संतृप्त वसा। एग्जाम्पल के लिए घी और बटर। आई होप आप संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा के बारे में समझ चुके होंगे। क्या था कि जब कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो असंतृप्त वसा, जबकि कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त वसा का निर्माण करते हैं। आगे यदि हम बात करें हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन की, ये कई बार पूछा गया है, आपके 9th-10th में भी होगा। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण क्या होती है, असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा जब निकल उत्प्रेरक की अभिक्रिया में साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो संतृप्त वसा का निर्माण होता है। जैसे कि जो डालडा घी होते हैं वो भी एक प्रकार की हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर देखें तो साबुनीकरण, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, वसा और सार, सार आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, तो इससे किसका निर्माण होगा, साबुनीकरण का निर्माण होगा। अब कुछ इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि कर्ण मोम, जिसकी आप कान में से जो मोम निकालते हो, जो कचरा निकालते हो, वो क्या होती है, सीरोमिन होती है। और पक्षियों के फर में लैनोलिन नामक वसा पाई जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब बारिश की मौसम होती है तब भी पक्षी उड़ते हैं, तो उनके पंख क्यों नहीं गीले होते, क्योंकि वो क्या है, वसा। वसा आपको पता है कि जब आपने जब पानी के अंदर तेल डाला था तो वो क्या घुला था, नहीं घुला था। इसी प्रकार वसा के ऊपर कभी भी पानी नहीं ठहरता है, इसलिए जो पक्षियों के फर होते हैं उसमें एक प्रकार की वसा होती है जिसे लैनोलिन कहते हैं। इस